हेलो माय डियर दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इनकम टैक्स। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये मैंने स्टार्ट करी है सीरीज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस ऑफ इनकम टैक्स फॉर सी ए सी एस एज वेल एज फॉर CMA एंड फॉर अदर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स टू। उसमें से 15 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किए पार्ट नंबर 1 में। वेट, अभी मत देखना, स्टार्ट करो पार्ट नंबर 1 को। अगर आपने नहीं देखा अभी तक, आफ्टर दिस क्लास आप देख लेना, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर की वो क्लास है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ आवर सीरीज। ओके, इसमें हम कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं? तो इसमें आज मैं 2 चैप्टर्स कवर करूंगी उन क्वेश्चंस में, यानी 10 क्वेश्चंस में 2 चैप्टर कवर होंगे। एक तो एग्जाम्प्टेड इनकम वाला चैप्टर नंबर 3, सेकंड स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे सैलरी चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर बी ग्रोस शुगर केन। मिस्टर बी ने क्या किया? शुगर केन ग्रो किया, गन्ना ग्रो किया, and uses the same for the purpose of manufacturing sugar in his factory। ठीक है, 30% of sugar cane produces sold for ₹10 लाख। अब यहाँ पे बाइफिकेशंस की बात आ गई। उसने कहा कि ये जो उसने शुगर केन प्रोड्यूस किया ना, इसका स्टूडेंट्स उसने 30% जो है वो तो एज इट इज सेल कर दिया। देखो, जो एज अ शुगर केन की फॉर्म में सेल हुआ वो एग्रीकल्चरल इनकम हुई, जिससे शुगर केन से फर्दर कुछ प्रोडक्ट बना दिया, शुगर बना दी, तो दैट इज अ PGBP इनकम। ठीक है, ये तो एज इट इज सेल हो गया, कितने का? 10 लाख रुपीज़ का। तो इट मीन दिस इज आर एग्रीकल्चरल इनकम। इसको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी है? 5 लाख रुपीज़। तो एग्रीकल्चरल इनकम कितनी आ गई स्टूडेंट्स यहाँ से? 10 लाख माइनस जितने में उसको कल्टीवेट ग्रो किया उस पर जितना खर्चा हुआ 5 लाख रुपए। सो एग्रीकल्चरल इनकम इज 5 लाख से। ठीक है, 30% की बात हो गई। नेक्स्ट उसने कहा तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर केन 70% इज 14 लाख। वो कह रहा है भाई बाकी का जो 70% है ना, उसको हमने कितने में, उसकी क्या कॉस्ट आ रही है कल्टीवेशन की, वो 14 लाख आ रही है, और मार्केट वैल्यू है उसकी 22 लाख। उस पर कुछ खर्चा वगैरह करा 1.5 लाख का, और बाकी उसने 16 कर दी उसको 25 लाख के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना क्या होने वाला है। देखो, हमें ये पता है शुगर केन अगर शुगर में कन्वर्ट हो चुका है, सो इट इज़ अ PGBP इनकम। इट इज़ क्लियर? येस। सो नाउ स्टूडेंट, in the case of PGBP income, when we are computing the business income, so the sale proceeds of sugar is 25 lakhs. Okay, now let's just deduct it from the cost of cultivation. Now first of all, this is the cost of cultivation. Now the next part is कि देखो स्टूडेंट, उसने कहा कि मैम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो ठीक है भाई, उसको कितने में ग्रो करा, उसने उसको एक तरीके से कितने में खरीदा वो भी तो देखना चाहिए ना, क्योंकि शुगर केन से शुगर बन रहा है। बात तो सही है स्टूडेंट्स, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान करो। क्या मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम ये देखेंगे कि उस शुगर केन की मार्केट वैल्यू कितनी है, कि वो पहले एक तरीके से इट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना, कि मार्केट में जाता वहाँ से खरीदते, तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू उसकी है 22 लाख। तो 25 लाख में से 22 लाख माइनस हो जाएगा, माइनस। अब जब उन्होंने शुगर केन से शुगर बनाया तो फर्दर प्रोसेसिंग में 1.5 लाख रुपए का और खर्चा हुआ। क्लियर? तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? 25 माइनस 22 माइनस 1.5, दैट इज 1.5 लाख। तो यहाँ पे PGBP इनकम आ गई 1.5 लाख। अब बात आती है यहाँ पर, नेक्स्ट इज ये जो 22 लाख को हमने माना कि इसकी मार्केट वैल्यू ली है, मार्केट वैल्यू। अब ये जो शुगर केन, ये जो एज ए शुगर केन सेल हो गया, एक तरीके से हमने शुगर बनाने के लिए सोचा कि हम अपनी फैक्ट्री को ही सेल कर रहे हैं, तभी तो हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली ना, उसकी कॉस्ट ऑफ उसको मार्केट वैल्यू ली है, तो इसकी भी तो इनकम कंप्यूट होगी डेफिनेटली। शुगर केन कहीं भी सेल होगा तो एग्रीकल्चरल इनकम होगी, तब उसकी एग्रीकल्चरल इनकम देखो। तो अब सेल प्रोसीड्स में हम कितना देखें? जो फैक्ट्री के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टाइप देख लिया हमने, यानी 22 लाख। ओके, फिर इसको बनाने में खर्चा कितना हुआ? 14 लाख रुपीज। सो बैलेंस कितना आ गया स्टूडेंट? दैट इज 22 माइनस 14, 8 लाख रुपीज। अभी 8 लाख रुपए आ गई हमारी एक और एग्रीकल्चरल इनकम। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में, कि वो क्या करते हैं, दे नॉर्मली डू कि जब उनको 70% उसने जब शुगर में कन्वर्ट कर लिया, उस बात का खर्चा देखना था, वो यहीं पे यहाँ पर 14 लाख को अज्यूम कर लेते हैं कि यही खर्चा हुआ है। नहीं, क्या करना है यहाँ पर, एक तरीके से 3 पार्ट्स में आपका क्वेश्चन होगा। पहला तो जो शुगर सेल हो गई, ठीक है। सेकेंड, शुगर केन को फैक्ट्री में लेकर आए हो, उसकी अपॉर्चुनिटी वैल्यू। थर्ड हमने देखा स्टूडेंट, उसके बाद जो उस शुगर केन को बनाने का खर्चा हुआ था। क्लियर?
सो हेयर इट इज़ आर आंसर। एग्रीकल्चरल इनकम में एक तो शुगर केन वाली आ गई जो अभी हमने 8 लाख निकाली, और जो हमने शुगर केन सेल करा उसकी बात आ गई। क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? चलो ठीक है, सो करें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू इट। अब स्टूडेंट्स बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की सीरीज अलग लिखी हुआ है, आई एम अगेन रिपीटिंग, क्योंकि मैंने जितने आपको बुक ये मैंने उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 सेलेक्ट करे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो चलिए आइए इस पे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज बेसिकली हमारी सीरीज का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 17। वाई लिमिटेड, लेट्स डू इट। वाई लिमिटेड ने आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। टोटल टर्नओवर है यूनिट ए की जो कि लोकेटेड है SEZ में 100 लाख। प्रॉफिट दिया हुआ है बिजनेस का यूनिट ए में 30 लाख। अब SEZ देखते ही ना यार माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 10AA, कि पेपर में कोट करना है सेक्शन 10AA, ये तो माइंड में बैठना ही है क्योंकि ये आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, फिर एक्सपोर्ट टर्नओवर कितनी है इसकी, 50। टोटल टर्नओवर यूनिट बी की जो कि DTA यानी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है 200 लाख, और इससे प्रॉफिट आता है 20 लाख। उसने कहा सेक्शन 10AA की डिडक्शन बता दो। अज्यूम करना कि SEZ और DTA ने अपना काम 2018-19 में स्टार्ट किया। मैम इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा दैट इन द केस ऑफ SEZ सेक्शन 10AA फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स के लिए उसको डिडक्शन 100% मिलती है, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट 5 असेसमेंट ईयर्स के लिए 50, एंड देन हम वो क्रेडिट वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन से असेसमेंट ईयर में फॉल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स फाइनेंशियल ईयर हो गया 18-19, यानी कि हमारे पास हो गया असेसमेंट ईयर 19-20, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, यानी हाँ 5th असेसमेंट ईयर में ही वो फॉल कर रहा है, वही फॉल कर रहा है, यानी 100% डिडक्शन मिलेगी। ओके ये तो पता चल गया। मैम ये सब कुछ लिखना है क्या? डेफिनेटली लिखना है, जैसा जैसा क्लास में बताया है सब लिखना है। ओके फिर यहाँ पर बात आई कि डिडक्शन मिलेगी कितनी। देखो स्टूडेंट, उसने ये बोला कि टोटल उसका टोटल टर्नओवर कितना हो रहा है हम ये देख लेंगे। अब उसने कहा जी टोटल टर्नओवर हमें किसका देखना है, DTA या SEZ का, क्योंकि उसी के लिए अलाउड होगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट टोटल टर्नओवर यूनिट ए का कितना है, 100 लाख। इससे प्रॉफिट कितना हुआ, 30 लाख। 100 लाख पे प्रॉफिट हो गया उसको 30 लाख। ठीक है, बट एक्चुअली ना वी आर कंसर्न ओनली, हमें 100 नहीं देखना है, एवरेज फॉर्मूला लगाना है कि भाई एक्सपोर्ट वाले पार्ट का कितना है, क्योंकि SEZ से जितना एक्सपोर्ट होता है, मैं रिपीट कर रही हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो एक्सपोर्ट होता है डिडक्शन सिर्फ उसके प्रॉफिट की मिलती है, पूरे की नहीं। तो देखो 30 लाख पूरे पे प्रॉफिट है, 100 लाख पे एक्सपोर्ट टर्नओवर थी 50 लाख, तो यानी कितना उसको यहाँ पर डिडक्शन मिलनी चाहिए, दैट इज 15 लाख रुपीज, उसका 100%। समझ आ गया? चाहो तो लिख लेना SEZ से जितना एक्सपोर्ट होगा उसके प्रॉफिट की डिडक्शन मिलती है सेक्शन 10AA में। डन। आइए स्टूडेंट्स अब करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट नंबर 18। Examine with reasons and belief whether the following statements are true or false with reference to the provisions of the Income Tax Act 1961। पहला उसने कहा, एक तो मैंने आपको बोल रखा है जब भी ट्रू फॉल्स पूछा है तो पहली लाइन में लिख देंगे ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, या तभी नंबर मिलते हैं। एग्जाम्पशन मिली है सिक्किमीज इंडिविजुअल को, हाँ मिलती है। ठीक है, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम एन एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ इनकम। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी सोर्स होगा सिक्किम में उससे उसको एग्जाम्पशन मिलती है, लेकिन इस क्वेश्चन को फॉल्स क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसने ओनली वर्ड यूज कर दिया। ओनली तो नहीं है ना, डिविडेंड इंटरेस्ट से भी मिलती है, तो यही बात हम उसको बता देंगे। पेंशन रिसीव करी है रेसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड ने, हु वाज अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इज एग्जाम फ्रॉम इनकम टैक्स, ये इट्स ट्रू। कोई गैलेंट्री अवार्ड मिला, वीर चक्र अवार्ड, महावीर चक्र अवार्ड, परम चक्र अवार्ड, तो सब में परमवीर अवार्ड, सबको डिडक्शन मिलती है जो भी उन वाले पर्सन को पेंशन मिल रही होगी। ठीक है, मिस्टर ए मेंबर है HUF का, उसने 10,000 रुपये रिसीव करे एज अ शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम द HUF, क्या इसको चार्जेबल इनकम में इंक्लूड करोगे? फॉल्स, नहीं करोगे, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या रहता है कि ये जो इनकम होती है दैट इज एन एग्जाम्प्टेड इनकम। HUF से इनकम मिली एग्जाम्प्ट, HUF को हमने कुछ दिया एग्जाम्प्ट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, सो ये है आपका 19th क्वेश्चन, मतलब सीरीज का 19th क्वेश्चन, आज का 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, Rudra Limited has one unit as SEZ and other unit at domestic tariff area. Okay, एक रुद्र लिमिटेड है जिसके 2 एरियाज हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड सेकेंड इज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया।
उसने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। रुद्र लिमिटेड की टोटल सेल्स इज 6 करोड़, DTA वाली 2 करोड़। अब देखो हम SEZ के बारे में तो दिया नहीं। स्टूडेंट्स एक बात बताओ, वो कह रहा है रुद्र लिमिटेड के पास 2 पार्ट्स हैं, SEZ DTA। उसने आपको DTA बता दिया तो क्या हम SEZ कैलकुलेट नहीं कर सकते? यस, तो वर्किंग नोट में ही हम कैलकुलेशन करके दिखा देंगे। ये देखिए टोटल अगर 6 है जिसमें से 2 DTA का है तो 4 करोड़ किसका हो गया स्टूडेंट्स? 4 करोड़ हो गया हमारे पास SEZ का। सेम एक्सपोर्ट सेल्स टोटल 4 करोड़ 60 लाख है, DTA के पास 1 करोड़ 60 लाख है, तो इसका मतलब बाकी का जो 3 करोड़ है वो SEZ ने करा है, क्योंकि बेसिकली हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ही मतलब आने वाला है, DTA से हमारा कोई मतलब नहीं है। नेट प्रॉफिट 80 लाख, DTA का प्रॉफिट 20 लाख, तो हमारे पास SEZ का हो गया 60 लाख। गलती से भी ये गलती मत करना स्टूडेंट्स कि आप DTA कंसिडर कर रहे हो, DTA से हमें कोई मतलब नहीं है। सेक्शन 10AA की डिडक्शन SEZ के एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे मिलती है, ठीक है। आपको निकालनी है एलिजिबल डिडक्शन यानी एक्सपोर्ट प्रॉफिट फ्रॉम SEZ। एज्यूम्शन लेनी है कि पहला यूनिट जो है वो सेटअप और स्टार्ट हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया 2014। अब कैलकुलेट करो 14 यानी 14-15 का फाइनेंशियल ईयर। अब इट विल बी 9th असेसमेंट ईयर, कंप्यूट करके देखो तो इसका मतलब हाँ ठीक है 50% की यहाँ डिडक्शन मिलेगी। 18 है तो 100% की मिलेगी, क्योंकि 5 असेसमेंट ईयर्स तक 100% मिलती है। अब निकालते हैं कि उसको, हाँ ये सब बातें लिख कर दिखा देंगे हम। अच्छा अब स्टूडेंट्स इसमें नीचे लिखा हुआ है कि उसने स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 6 में, तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना भी लिख दोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। दैट एज पर सेक्शन 10AA फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स के लिए 100% डिडक्शन, सब्सिक्वेंट 5 के लिए 50%। क्लियर? आइए, तो ये 2 पार्ट्स हैं, 2 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मान लो अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है तो 4 मार्क्स इसके लिए मिलेंगे और 4 मार्क्स इसके लिए मिलेंगे, यानी अलग अलग कैलकुलेशन होंगी कंप्लीट। आइए अब यहाँ पर बोला स्टूडेंट्स उसने इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि उसको एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। टोटल प्रॉफिट उसका है 60 लाख का। कितना है? 60 लाख का, ठीक है। कितनी सेल पर है? 4 करोड़ पे। 4 करोड़ यानी आई कैन से 400 लाख रुपीज, और यू कैन राइट 4 करोड़, कुछ भी लिख सकते हो। इसमें से एक्सपोर्ट सेल्स कितनी है? 300। तो लेट्स फाइंड इट आउट कि उसका एक्सपोर्ट पर प्रॉफिट कितना है SEZ का। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड 400 दैट इज 45 लाख। यहाँ उसने कहा भी उसको 45 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब पहले पार्ट में इसका 50% की डिडक्शन मिलेगी क्योंकि असेसमेंट ईयर 9th फॉल कर रहा है, तो 22.5 लाख। सेकेंड पार्ट में वो फर्स्ट उसमें जा रहा है यानी 100% डिडक्शन है, तो 45 लाख की डिडक्शन मिलेगी। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से मेरी सुनना, यहाँ पर गलती क्या करते हैं हम लोग, हम एक बार ये प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में ऐसा, सेकेंड पार्ट में ऐसा। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल कम रह गया पेपर में तो टाइम मैनेज करने के लिए ऐसा कर सकते हो, बट इफ़ यू हैव इनफ टाइम तो फिर आप इसको अलग अलग कंप्यूटेशन करके दिखाना, क्योंकि ICAI ने और हमारे सभी इंस्टीट्यूट्स ने, ठीक है, ICSI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सब ने अलग अलग कंप्यूटेशन करी है। रीजन वो उसको 2 क्वेश्चंस मान रहे हैं। हाँ, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, सो देन यू कैन डू इट। ओके, चलो तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। मिस्टर रमेश फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। एक क्वेश्चन SEZ में से आ ही जाता है, तो मैं उसकी थोड़ी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ करवा रही हूँ। इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश्ड इन SEZ इन March 17, उसने कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिगिन कर दी। टोटल सेल्स है 85 लाख। एक्सपोर्ट सेल्स प्रोसीड रिसीव्ड इन इंडिया 45 लाख। अब ये क्या है? एक्सपोर्ट सेल्स प्रोसीड्स रिसीव्ड इन इंडिया फालतू में दिया है कि नहीं स्टूडेंट्स, जो इंडिया में रिसीव होगी उसी पे तो इंडिया में टैक्स लगेगा, समझे? तो इसीलिए हमें वही वाली सेल देखी है, उसने टोटल दे दिया 45, यानी हम 45 यहाँ देखेंगे। इट्स एन MTP क्वेश्चन। तो एक्सपोर्ट सेल्स है, इंडिया में रिसीव हुई 45 लाख, डोमेस्टिक सेल करी 40 लाख की, प्रॉफिट हुआ अबव अंडरटेकिंग से 20 लाख का। ओके, अब एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23, इसने कहा भाई इस एक्सपोर्ट सेल्स में 5 लाख रुपए का फ्रेट एंड इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, जो कि फ्रेट एंड इंश्योरेंस यानी जो किराया रेंट लग गया उसको वहाँ तक पहुँचाने में, इंश्योरेंस करवाया सामान का। ओके, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो कि मिस्टर रमेश को मिलेगी। पहले तो ध्यान से हमें ये देखना है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कब करी।
अब स्टूडेंट्स उसने कहा हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है 18 इसने मार्च 17 में। मार्च 17 यानी असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया 18-19, तो असेसमेंट ईयर 18-19, देन 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और अब क्या चल रहा है हमारा 23-24। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो ये हमारा सिक्स असेसमेंट ईयर है, यानी जितना भी प्रॉफिट SEZ को एक्सपोर्ट से हो रहा होगा उसकी 50% की डिडक्शन मिलेगी। चलो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, इसको हम बुक में एज इट इज लिख देंगे मतलब पेपर में। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट बात आती है कि मैम इसका प्रॉफिट कितना माने, और ये 5 लाख का क्या चक्कर है यहाँ पे। अब ध्यान से मेरी बात सुना, तभी मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड करा है। सेल्स में कभी भी इन द केस ऑफ SEZ सेल्स में हमारे पास जो फ्रेट एंड डिलीवरी वाला खर्चा ऐड होता है उसको ऐड नहीं करते। मतलब आपने सेल करी जिसमें कुछ फ्रेट इंश्योरेंस है, तो उस खर्चे को, उस 5 लाख रुपए को माइनस करेंगे। यानी एक्सपोर्ट सेल्स 45 लाख नहीं लेंगे, 45 लाख लिख देना। SEZ के केस में फ्रेट एंड इंश्योरेंस नॉट इंक्लूडेड इन द सेल्स पार्ट, तो -5 लाख, दिस बिकम 40 लाख। अब आपको पेपर में ये ध्यान रखना है कि ये फ्रेट एंड इंश्योरेंस किस में आता है। उसने कहा जी फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया, यानी एक्सपोर्ट सेल्स में ऐड है। डोमेस्टिक में होता तो हमें कुछ नहीं करना था। चलो अब इसमें ऐड है, ये टोटल सेल्स जो है ना, एक्सपोर्ट सेल्स और डोमेस्टिक सेल्स का कॉम्बिनेशन है 45 + 40, यानी इसमें भी 5 लाख रुपए ऐड है, तो यहाँ से भी माइनस कर देंगे। कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये अगेन इट बिकम्स 80 लाख रुपीज़। ठीक है, अच्छा अब बात आती है मैम अगर ये ना उसमें होता कि उन्होंने कहा होता कि एक में, तो स्टूडेंट्स एक में होता नहीं क्योंकि दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन। क्लियर, तो टोटल सेल्स में से हम उसको माइनस कर देंगे याद से। आइए अब नेक्स्ट करते हैं हमारे पास, तो अब इसका प्रॉफिट निकाल लें। ठीक है, प्रॉफिट कितना आ रहा है उसको अबव अंडरटेकिंग से, मैम टोटल प्रॉफिट इज 20 लाख रुपए। ये टोटल सेल्स पर आ रहा है, टोटल सेल्स 85 नहीं लेनी 80 लेनी है। लिखना है वहाँ पे कि टोटल सेल्स में से भी फ्रेट एंड इंश्योरेंस माइनस होगा, याद से लिखना है इसको। नहीं लिखा तो ये माइनस करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर सोचेगा आगे पीछे वाले से देख लिया है। ठीक है, तो ये 80 पर है। एक्सपोर्ट कितना हुआ 40, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स ये 10 लाख रुपीज़। 10 लाख का 50% दैट इज़ 5 लाख रुपीज़ जो है वो वहाँ पर उसको डिडक्शन मिल जाएगी। इस तरीके से वर्किंग नोट में दिखा देंगे कि भाई फ्रेट एंड इंश्योरेंस जो है हम उसको माइनस करेंगे। ओके यस, दोनों का वर्किंग नोट दिखाएंगे, टोटल सेल्स का भी और अलग से उस पार्ट का भी। अगेन एक क्वेश्चन अब हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 कि जिसमें हम बात करने वाले हैं फिर से SEZ के। अब आप समझ गए होंगे जब मैं आपको इसके 2-3 क्वेश्चन आज की क्लास में भी करवा रही हूँ, सो इट इज़ अट मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेसर्स राजवीर प्रोप्राइटरशिप, उसके 2 यूनिट्स हैं, यूनिट X एंड यूनिट Y। यूनिट X जो है वो SEZ का है, यूनिट Y DTA का है। ठीक है, फॉलोइंग उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब यूनिट Y जो है वो DTA का है और यूनिट X XCZ का है। टोटल सेल दे दी, एक्सपोर्ट सेल, डोमेस्टिक सेल, नेट प्रॉफिट। कहीं भी यूनिट X की यानी SEZ की नहीं दी तो हम ये कंप्यूट कर लेंगे, सेम जैसा अभी करा। ठीक है, टोटल सेल दी है फाइनेंशियल ईयर की जिसमें कि 5 लाख रुपए डिलीवरी चार्जेस हैं आउटसाइड इंडिया। अब आपको एक बात पता है इस क्वेश्चन में भी व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स कि आपको उसकी बाइफिकेशन करनी है, 5 लाख रुपए को माइनस करना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है। ठीक है, आओ एक बार देखते हैं। टोटल सेल 85 लाख है जिसमें कि यूनिट Y यानी DTA है 50 लाख, तो यूनिट X यानी SEZ का आ गया। ये सब कुछ करके दिखाना है वर्किंग नोट में। ठीक है, 35 लाख। एक्सपोर्ट सेल्स टोटल इज 55 लाख जिसमें से DTA का हमारे पास आता है 28 लाख, तो SEZ का आ गया 27 लाख। डोमेस्टिक सेल्स टोटल 30 लाख, 12 लाख इज फॉर द DTA, सो बैलेंस स्टूडेंट्स 18 लाख आ गया SEZ का। नेट प्रॉफिट 10 लाख रुपए, Y का 4 लाख रुपए, तो SEZ का आ गया 6 लाख रुपए। अब इसने कहा भाई टोटल सेल्स में 5 लाख रुपए जो है वो वाले चार्जेस हैं जो कि आउटसाइड इंडिया है विद रिस्पेक्ट टू यूनिट X। बता दिया भाई इसके हैं ये। अब इसकी टोटल सेल कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, SEZ की 35 लाख, एक्सपोर्ट सेल्स 27 लाख, तो क्या करेंगे 27 लाख में उसने कहा एक्सपोर्ट सेल्स में जो सामान बाहर भेज रहे हो यानी आउटसाइड इंडिया उस सेल में 5 लाख रुपए फ्रेट के ऐड हैं। लेट्स माइनस इट आउट, कितना रह गया ये 27 - 5 दैट इज 22 लाख। ओके,
अब जब वो एक्सपोर्ट सेल्स में आ जाए तो टोटल सेल्स तो उसका कॉम्बिनेशन होती है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक का, तो टोटल में से भी 5 लाख रुपए माइनस कर दो, यानी ये भी लेंगे 30 लाख। ठीक है, अलग अलग वर्किंग नोट्स बना के इसको हम दिखा देंगे। अब तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वेरी इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे करोगे? सेम स्टूडेंट्स वही कि उसका टोटल प्रॉफिट है 6 लाख रुपीज़, लेकिन ये 6 लाख रुपए किस पर आ रहा है? टोटल सेल पे, यानी 30 पर। तो एक्सपोर्ट सेल्स कितनी है? 22। कितना प्रॉफिट हो जाएगा? लेट्स कंप्यूट इट। 6 मल्टीप्लाई बाय 30, 6 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 22, दैट इज 4.4, 4,40,000। फिर देख लेंगे कि उसका असेसमेंट ईयर कौन सा फॉल कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको वहाँ पे डिडक्शन दे देंगे। असेसमेंट ईयर 4th हो गया, क्योंकि ये 19 है, यानी कि बात हुई प्रीवियस ईयर 1920, तो असेसमेंट ईयर 2021। ओके डन। चलो, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ जाता है SEZ वाला, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट वेरी टाइम, तो अच्छे से इसको कर लेना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, एंड ये स्टूडेंट्स अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लग रही है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बहुत सारी रिविजन वीडियोज आपके पास आने वाली हैं। मिस्टर सागर जो कि रिटायर हो रहा है 1 अक्टूबर 2022 को, उसने 5,000 रुपये पर मंथ की पेंशन ली है। ठीक है, 1 फेब 2023 को उसने अपनी 60% पेंशन को कॉम्यूट कर दिया। मैंने आपको बताया था कॉम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है इतनी पेंशन उसने एक साथ ले ली, इकट्ठे ले ली। कितना रिसीव करा? 3 लाख रुपीज़। ओके, हमें निकालने हैं ये कुछ कि भाई उसकी कितनी टैक्सेबल पेंशन होगी। अज्यूम करेंगे, सो देखो यहाँ पर अजम्पशन क्या है, पहले पार्ट में कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेकंड में कि वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय और ग्रेच्युटी मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। थर्ड पार्ट में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है तो है, लेकिन उसको कोई भी ग्रेच्युटी नहीं मिल रही। तो ये सारे पार्ट्स हमने अच्छे से सैलरी में कवर किए हुए हैं। अब एक बार दोबारा देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, देखो मैंने आपको बोला था कि जितनी भी अनकॉम्यूटेड पेंशन होती है वो तो कम्प्लीटली टैक्सेबल होती है फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़। तो ये अब भी याद रखना, पेपर आने वाले हैं कि अनकॉम्यूटेड पेंशन जो है वो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल रहती है, उसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं होती। साथ के साथ आप सबको बड़ा डाउट आ रहा था कि मैम 3 आवर्स मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होता, उसका सॉल्यूशन किस तरीके से टाइम मैनेज होगा, वो भी स्टूडेंट्स मैं आपको एक रील में बताने वाली हूँ। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, अच्छे से वो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है। ओके, नाउ लेट्स डू इट। तो देखो पहले देखते हैं अनकॉम्यूटेड पेंशन कितनी है, कितनी मिलनी स्टार्ट हुई थी? अक्टूबर से मिलनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो 5,000 पर मंथ। कब तक मिली ऐसे स्टूडेंट उसको? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने। क्यों? क्योंकि 1 फरवरी से उसने अपना पेंशन का कुछ पार्ट कॉम्यूट कर लिया, तो यानी 5,000 इंटू 4, ये तो है ही, प्लस कितना कॉम्यूट करा? 60%, यानी 5,000 का 40% अभी भी क्या है? अनकॉम्यूटेड है। क्लियर? तो आइए स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर बात आती है कि 5,000 का 40% अनकॉम्यूटेड है, कितने मंथ्स के लिए मिला? फरवरी एंड मार्च, 2 मंथ्स के लिए। सो हाउ कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 20,000 प्लस 4,000, दैट इज़ 24,000। तो जो भी अनकॉम्यूटेड पेंशन है भाई वो तो टैक्सेबल है कंप्लीट, ये तो पता चल गया। सो ये 24,000 रुपये तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। नेक्स्ट अब बात आती है कि मैम वो जो कम्यूटेड पेंशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ये कहता है कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इट इज़ टोटली एग्जाम्प्ट, जितना कम्यूट किया सारा एग्जाम्प्ट। सो कम्यूटेड पेंशन रिसीव 3 लाख रुपीज़, एग्जाम्पशन हो जाएगी कंप्लीट नील। फिर अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ की। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के केस में भी अनकॉम्यूटेड तो भाई टैक्सेबल है, बात आई कॉम्यूटेड की, तो अनकॉम्यूटेड तो वही 24,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, तो अलग अलग कैलकुलेशन लिखना क्या, ऊपर से कॉपी पेस्ट ही तो करना है, देख के लिखना है, लिख दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने किस तरीके से क्राइटेरिया दिया होता है। मान लो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 2 मार्क्स होंगे, आपने 24,000 की कैलकुलेशन सिर्फ एक बार करके दिखा दी, अलग अलग पार्ट्स हैं, तो हो सकता है उसको लगे छोटा सा पार्ट है एक नंबर दे दूँ, प्रैक्टिकल फैक्ट है। ठीक है, तो उसको फटाफट से दोबारा लिख दो कि हाँ भाई इस पार्ट के लिए दोबारा है। फिर आता है अगर वो एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और उसको ग्रेच्युटी मिल रही है, तो क्या बोला था स्टूडेंट्स उसको हमने? 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन। इतना क्या होता है? एग्जाम्प्ट हो जाता है। अब देखो उसकी 3 लाख रुपए, उसने कहा भाई मैंने अपनी 60% पेंशन कम्यूट कर ली और 3 लाख रुपए ले लिए। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल पेंशन निकालनी है तो क्या मैं निकाल सकती हूँ? 3 लाख 60 पर है तो 100 पर कितना होगा? आइए स्टूडेंट्स, 3 लाख कम्यूट किया तो टोटल आ गया, यानी 5 लाख की टोटल पेंशन थी, डिवाइडेड बाय 3,
इट्स 1,66,667, तो बैलेंस जो हमारा बचा वो रहा 1,33,333। तो टैक्सेबल पेंशन 1,33,333 प्लस 24,000, दैट इज 1,57,333। समझ आ गया सबको? अब देखो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या आता है, वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, ठीक है। अब मैंने बोला कोई सा भी एम्प्लॉय हो भी, अनकॉम्प्यूटेड पेंशन तो टैक्सेबल होगी ही होगी, यानी 24,000 रुपये टैक्सेबल है। सेकेंड आता है व्हाट इज अबाउट द कॉम्प्यूटेड पेंशन विच इज रिसीव्ड। नाउ अगर उस पर्सन को ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही, तो हमने बोला था कि उसका हाफ ऑफ द टोटल कम्प्यूटेड पेंशन जो होगा क्या हो जाएगा, वो हाफ ऑफ द टोटल पेंशन जो होगा वो उसके लिए एग्जाम्प्टेड होगा। ग्रेचुटी रिसीव हो रही है तो 1/3 एग्जाम्प्टेड होगा, बताया था ना, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई तो कितना एग्जाम्प्टेड हो रहा है, ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही तो कहा चलो थोड़ा ज़्यादा इसको एग्जाम्प्ट कर दो, यानी 50% एग्जाम्प्ट कर दिया। तो हाफ ऑफ 3 लाख इज फॉर द 60% वैल्यू, यानी टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय 100% जैसा भी ऊपर करा हमने, तो हमारे पास ये आ गई 5 लाख की वैल्यू, इसका हाफ यानी 2.5 लाख रुपये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो 50,000 रुपये रहेगा टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो अच्छा, अब बार बार याद तो ना करवाऊँ ना, जिसने भी वीडियो लाइक नहीं करी फटाफट से लाइक कर लो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड येस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23, मिस्टर एक्स जो है वो रिटायर हो गए सर्विसेज से ऑफ मेसर्स वाई लिमिटेड 31 जनवरी 2023 को। कितने साल काम करा, 30 ईयर्स एंड 1 मंथ, ओके। ज्वाइनिंग करी थी 1 जनवरी 1993 को, जिस टाइम पे वो 30 ईयर्स के थे, एंड रिसीव द फॉलोइंग ऑन हिज रिटायरमेंट, ओके। ग्रेचुटी मिली 6 लाख रुपए की, और वो कवर हो रहे थे अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। अब हमें एक बात तो पता है भाई, एक एक करके प्रोविजन जो है हमें उसकी टैक्सेबिलिटी और एग्जाम्प्टेड निकालना है। तो ग्रेचुटी का निकालेंगे, फिर लीव एनकेशमेंट दी हुई है, उसके बाद हमारे पास है कि उसको एक कार मिली। अब कार के केस में क्या है, एज पर द स्कीम ऑफ द कंपनी उसको कार मिली जो कि कंपनी ने 2020 में 5 लाख के लिए खरीदी थी, कंपनी ने 2 लाख रुपए उससे ले लिए। इसका मतलब क्लियर है, कार ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट का केस है, क्लियर। अमाउंट मिला 3 लाख एज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन फॉर 2/3 ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेशन। उसने अपनी 2/3 जो है वो पेंशन कम्यूट कर ली और उसको 3 लाख रुपए उससे मिले हैं, ठीक है। कंपनी और साथ ही साथ उसको ग्रेचुटी भी मिल रही है, ओके। कंपनी ने गिफ्ट वाउचर दिया 6,000 का, हमें बताया 5,000 से ऊपर का कंपनी ने गिफ्ट दिया है उसको, तो टोटल टैक्सेबल होगा। फिर उसके कलीग्स ने उसको एक LCD गिफ्ट किया है 50,000 का। अब आप सोचेंगे हाँ हाँ सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10, नहीं, वो प्रॉपर्टी के केस पे लगता है, कैपिटल एसेट, और LCD को टीवी को तो हम एसेट मानते ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो फॉलोइंग आर द अदर पर्टिकुलर्स, क्या है, उसने बेसिक सैलरी ड्रॉ करी है 20,000 की, 50% का DA पर मंथ मिल रहा है, कब से कब तक, 1 अप्रैल 2022 से लेकर जब उसकी रिटायरमेंट का टाइम आया, डैट इज 31 जनवरी। फिर पेंशन मिली है 5,000 पर मंथ की, और पेंशन कुछ कम्यूट भी हुई थी, ध्यान रखना। तो उसने कहा आफ्टर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन उसको 5,000 पर मंथ की पेंशन मिली फरवरी से मार्च तक के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स डू इस, हमें निकालनी है ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहले बात है बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी है 20,000, कितने मंथ्स के लिए मिली है, वो जनवरी में जाकर उसने कहा कि उसने रिटायरमेंट ले ली, यानी स्टूडेंट 10 मंथ्स के लिए मिली है ना, अप्रैल से जनवरी, ठीक है। तो बेसिक सैलरी आ गई 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10। उसके बाद उसने कहा कि इसका 50% उसको DA मिल रहा है, यानी 10,000 रुपये का DA है, कितने मंथ्स के लिए, अगेन 10 मंथ्स के लिए, 1 लाख रुपये। फिर गिफ्ट वाउचर मिला था 6,000 रुपये का। अब इसमें हमारे पास 2 ऑल्टरनेटिव व्यू होते हैं, एक तो हम ये मान लें कि भाई पूरा का पूरा 6,000 टैक्सेबल, क्योंकि 5,000 से ऊपर एम्प्लॉयर ने दिया। सेकेंड केस, सिर्फ ऊपर वाला हम टैक्सेबल मान लें, कौन सा माने पेपर में, कंप्लीट को टैक्सेबल मानेंगे, ठीक है। बुक में दोनों ऑल्टरनेटिव व्यू दिए होते हैं, बट आप कंप्लीट को टैक्सेबल मान लोगे। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास होता है जो उसने गाड़ी ट्रांसफ़र करी है उसका क्या रहेगा। देखो स्टूडेंट, ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कितना डेप्रिसिएशन था कार के केस में, 20%। उसने कहा भाई वो 15% का डेप्रिसिएशन जो है कंपनी लगा रही है, कंपनी कुछ डेप्रिसिएशन लगाए मतलब नहीं है, इनकम टैक्स ने कहा मूवेबल एसेट को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो 20% का डेप्रिसिएशन लगा देना, ठीक है। परचेज प्राइस 30 जनवरी को परचेज करी 5 लाख रुपए की, उसने ट्रांसफ़र करी है स्टूडेंट 2023 में, तो तब तक का 20% का डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओ। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 20%, 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपए, 4 लाख की WDV रह गई, WDV पर 20% का डेप्रिसिएशन।
तो 4 लाख के ऊपर 20% 80,000 रुपये। फिर आ गई WDV 3,20,000, अगेन ऐसे करा हमने 2022 के लिए, तो 64,000 का डेप्रिसिएशन आया 3,20,000 पे। तो 29 जनवरी 2023 जब उसने ट्रांसफ़र कर दी असेट दैट इज़ ऑन 2,56,000, ठीक है, कितना अमाउंट रिकवर कर लिया, 2 लाख रुपए। तो यानी 2 लाख उसकी 2,56,000 की वैल्यू थी, जिसमें से 2 लाख रुपीज़ रिकवर हो गए, तो वैल्यू ऑफ पर्क रह गई 56,000। क्लियर, लिख देंगे हम यहाँ पे कि भाई जो उसका 15% का SLM का रेट दिया हुआ था वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स ने बता दिया कि हमें 20% का रेट लेना है। कब लेना है ये रेट, अगर मूवेबल एसेट ट्रांसफर हो रही है कार के केस पे, नॉट इन द केस ऑफ PGBP एंड ऑल। याद रखना ये डेप्रिसिएशन वो नहीं चल रहा, सेक्शन 32 नहीं चल रहा, तो उसको कंफ्यूज मत हो जाना उसमें। अच्छा चलो, तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स बात आई ग्रेच्युटी की। ग्रेच्युटी देखें क्या है, ट्रांसफर ऑफ कार आ गया, नेक्स्ट केसेस ऑफ द ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी के केस में उसने बोला 6 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिली है, ठीक है। हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, ग्रेच्युटी के केस में अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक 1972 में कवर हो रहा है, तो फिर हम लेते थे, एग्जाम्प्ट करते थे हम सेक्शन 10 क्लॉज 10 में, चाहे सेक्शन 10 भी लिख दोगे एग्जाम्प्टेड के लिए तो वो भी सफिशिएंट रहेगा अगर याद नहीं आ रहा उस टाइम क्लॉज नंबर। एक तो जो नोटिफाइड लिमिट है कितनी दी हुई है, 20 लाख रुपए, कवर हो ना हो दोनों के केस में 20 लाख होती है। फिर एक्चुअल ग्रेच्युटी 6 लाख रुपए। फिर हम कहते हैं अब वो क्योंकि कवर है, याद रखना वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक 1972 में कवर है, तो इसीलिए 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी लेंगे वो देखते हैं, ठीक है। लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और इन पार्ट ऑफ एक्सेस 6 मंथ्स। अब उसने कहा कि उसने ना 30 ईयर 1 मंथ काम करा, यानी 6 महीने से ज़्यादा नहीं करा ना, नहीं ना, तो इसको हम कंप्लीट नहीं मानेंगे, यानी सिर्फ 30 ईयर्स की हम वैल्यू यहाँ पर लेंगे। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जब वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो रहा हो तो बेसिक सैलरी का मतलब यहाँ पर रहता है, सैलरी मीन्स बेसिक प्लस DA। बेसिक कितनी है 20,000 पर मंथ लेंगे ना, क्योंकि हम उसको नंबर ऑफ इसमें जो है नंबर ऑफ ईयर्स से देन 15/26 से सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पर मंथ, पूरे साल की नहीं लेनी, पर मंथ, ठीक है। जो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, इनफैक्ट द लास्ट ड्रॉन, तो 20,000 प्लस DA लिया था 50% का, तो 10,000 रुपये, 30,000 रुपये। 15/26 मल्टीप्लाई बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30 that is 5,19,231 whichever is lower least of the following shall be exempted, so 5,19,231 so it means 80,769 वहाँ कवर हो गया। नोट में लिख दोगे क्योंकि ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है, तो इसके केस में बेसिक प्लस DA उसकी सैलरी होगी और लास्ट ड्रॉन होगी, अगर ना होता तो 15/30 एंड ऑल वो वाले पॉइंट्स जाते, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब उसने बोल दिया ग्रेच्युटी क्या हो गया हमारे पास, ये लिखा हुआ था कि कवर है। लीव एनकैशमेंट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लीव एनकैशमेंट मतलब लीव सैलरी, जो आपको मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। आओ, अच्छा अब इसमें क्या रहता था, सेक्शन 10 क्लॉज 10AA। अगेन आई एम सेइंग अगर नहीं याद होगा आपको तो सेक्शन 10 भी याद कर लोगे, प्रोविजन याद कर लोगे, काम चल जाएगा, ठीक है। लीव सैलरी रिसीव 3,30,000, जितनी भी इनकम एग्जाम हो रही है इनकम टैक्स में, दे आर अंडर द सेक्शन नंबर 10, तो ये तो क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट्स, लीव सैलरी के केस में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होता था नोटिफाइड लिमिट। कितनी नोटिफाइड लिमिट थी लीव सैलरी लीव एनकैशमेंट में, 3 लाख रुपए, और ग्रेच्युटी में कितनी थी 20 लाख रुपए, याद रखना, ठीक है। तो 3 लाख रुपीज़। एक्चुअल लीव सैलरी कितनी मिली मैम, 3,30,000। देन हम करते थे 10 मंथ सैलरी बेस्ड, 10 महीने की सैलरी हो गई, कितनी देखते थे जो उसकी सैलरी चल रही है, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। मैम DA ऐड करना नहीं, लीव सैलरी में ऐड नहीं करते थे, लीव सैलरी में इट्स ओनली बेसिक सैलरी। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर कंफ्यूजन हो रही हो मैम किस में ऐड करना है किस में नहीं करना, तो यू स्टिल हैव टाइम। मैं आपको इतना बोलूँगी, आप पेपर से पहले दिन भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये मत सोचो यार अब मेरे पास टाइम नहीं है, आप ये सोचो मेरे पास जो है आज का ही टाइम है, ठीक है। 2 घंटे पहले भी देख रहे हो तो ये देखो यार आज बस जो है अब ये टाइम है ना, उसके बाद तो पेपर हो ही जाएगा ना, पास होना है अच्छे नंबर से, तो हाँ उस टाइम को सही से यूटिलाइज करो। क्या करो इस केस में, आप एक चार्ट बना लो कि भाई सैलरी का मतलब किस किस में क्या लेना है, प्रोविजंस देखो उसमें और लिखते चलो कि भाई लीव सैलरी में बेसिक लेनी है। अब बेसिक और किस किस में लिखनी है वो सब लिख लो, फिर बेसिक DP कमीशन किस में लेते हैं जैसे HRA वगैरह में वो लिख लो, फिर मैंने आपको बताया था कि बेसिक प्लस DA कैसे लेना है वो सब लिख लो। तो
तो वो आपके पास 3 से 4 चार्ट्स बनेंगे जिसमें ये कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये मत सोचो यार बस आज का टाइम हो, बस यही तो टाइम है, इसमें तो मैं नहीं कर पाऊँगा। जो है आज का टाइम है, इसी में ही करना है, बात समझो, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, हमें इस बार क्लियर करना है। चलो, तो बात आ गई 10 मंथ्स की, यहाँ पर बेसिक सैलरी आ गई 20,000। फिर क्या करते थे स्टूडेंट्स, हम ये देखते थे कि भाई कितनी लीव उसके पास ड्यू रह रही है, अभी कितनी लीव पड़ी हुई है। तो उसने कहा कि यहाँ पर उसके पास, आइए एक बार लीव एनकैशमेंट देख लेते हैं। उसने कहा कि देखो मेरे पास लीव एनकैशमेंट 3,30,000 330 डेज़ का है, यानी 330 डेज़ की ड्यू लीव्स है, उतनी मेरे को और मिलनी थी, मैंने नहीं ली, उसके बदले मैं सैलरी ले रहा हूँ 330 डेज़। तो क्या करते थे, जितनी लीव ड्यू होगी डिवाइडेड बाय 30, जो उन्होंने दिया होता है कि भाई वो हर महीने के, हर साल के लिए इतना इतना एक 30 डेज़ का उसको मिलता था, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय जो उसकी सैलरी है 20,000, अगेन सिर्फ बेसिक वाली। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,20,000। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शेल बी एग्जाम्प्टेड, दैट इज 2 लाख। तो 2 लाख रुपीज़ एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 1,30,000 इज द टैक्सेबल अमाउंट। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर ये देख लेते कि भाई अगर हम मान लेते कि डीए जो है इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, कहीं दिया हुआ नहीं था तो हमने माना नहीं, अगर दिया हुआ होता तो क्या फ़र्क आ जाता, तो ये 20 की जगह स्टूडेंट्स इट बिकम्स अ 30, क्योंकि बेसिक प्लस डीपी देखते थे। ध्यान आ गया ना? तो ये जो है ये मैंने जस्ट इसीलिए आपको एक एडिशनल नोट दिया हुआ है कि अगर दिया हुआ होता तो क्या करते, पेपर में जो दिया है बस सिंपल वही लिखेंगे। ओके यस स्टूडेंट्स, चलो सो अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बात आती है, जस्ट वेट इट आउट, या नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कम्यूटेड पेंशन का केस देखते हैं। अब देखो हमें पता है अगर कोई पेंशन अनकम्यूटेड है, अनकम्यूटेड दी है कि कम्यूटेड के बाद अनकम्यूटेड हुई थी तो वो तो पूरी टैक्सेबल है। कम्यूटेड के केस में क्या होगा, ये ग्रेच्युटी मिल रही है इसको, हाँ मिल रही है, तो ये जो 3 लाख रुपीज़ हैं ये 2/3 के लिए मिल रहे थे, हम इसका टोटल निकाल लेंगे, यानी इसका रिवर्स कर लेंगे 3/2, ठीक है। इसका 1/3 जो है वो एग्जाम हो जाएगा, तो 3 लाख का 1,50,000 एग्जाम, 1,50,000 टैक्सेबल। अगर ग्रेच्युटी ना मिल रही होती तो ये 1/2 रहता। ओके, और मैंने आपको बताया कि टीवी के केस में उसको सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 नहीं लगेगा। सारा आ गया है यहाँ पर पार्ट, ठीक है। बात आई अनकम्यूटेड पेंशन की, तो स्टूडेंट्स उसको 2 महीने के लिए कम्यूट करवाने के बाद फरवरी और मार्च के लिए उसने अनकम्यूटेड पेंशन ली है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी आ गई 7,32,769। सैलरी में से हमेशा दिया हुआ हो ना दिया हुआ हो कुछ भी हो, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपये की, ठीक है। 50,000 और द टैक्सेबल सैलरी विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पर बात आ गया 50,000। 6,82,769 शेल बी टैक्सेबल सैलरी। अब वो आपको पेपर में दे ना दे, सेक्शन 16 की डिडक्शन देनी है, वो क्यों देगा, उसको इतना पता है कि भाई आप प्रोफेशनल बनने वाले हो, तो इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेक्शन 16 50,000 रुपये की फ्लैट डिडक्शन देता है। यही तो क्लाइंट्स को बताएंगे, तभी तो क्लाइंट खुश होएगा, ठीक है ना? यस। अब हम नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो इन द केस ऑफ मिस्टर हरी, जो कि 70 ईयर्स के हुए 28 मार्च 2023 को, यू आर इन्फॉर्म्ड। अब उसने आपको बोल दिया भाई ये 70 ईयर्स के 28 मार्च 2023 को हुए, यानी यहाँ पे कुछ तो इम्पॉर्टेंट होगा इससे, ठीक है, देखेंगे। बताया कि सैलरी कंप्यूटेड है। कंप्यूटेड का मतलब होता है कि सेक्शन 16 17 सारी डिडक्शंस देने के बाद भाई ये वैल्यू उसके पास आई है, यानी अगेन 50,000 की डिडक्शन नहीं देनी। फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 10,20,000 एंड अरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड, एरियर्स मिले यानी पिछले कुछ सालों की भी इस साल मिली है 3,45,000 बाकी, यानी एरियर्स मिले हैं। तो हमें पता है कि क्वेश्चन जो है हमारा किस पे जाएगा, रिलीफ पे जाएगा अंडर सेक्शन 89 वाले पे, ठीक है, कि एरियर मिले हैं तो कितना टैक्स लगना चाहिए था, कितना लग रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया, हमें उसने ये कुछ फॉलोइंग डिटेल्स दी हैं। 2010-11 में जो टैक्सेबल सैलरी थी दैट वाज 7,10,000, उसका एरियर जो अब मिला है, यानी तब वो टैक्स नहीं लगा था, तब मिला ही नहीं था, आप कुछ अमाउंट बढ़ा कर दिया कुछ भी, 1,03,000। ओके, यानी अगर एरियर उस टाइम पे मिलता तो दिस बिकम्स 8,13,000, ठीक है। 11-12 में 8,25,000 मिला, एरियर जो उसके लिए मिला है 1,17,000। 12-13 में 9,50,000, एरियर्स नाउ रिसीव्ड इज 1,25,000। जब भी रिलीफ निकालना है ना, तो ऐसा नहीं है यार कैसे करें क्या करें, सिंपल बात है, हमें इतना देखना है इस सैलरी पे अगर उस टाइम टैक्स लगता, तो मान लो अगर वो 50,000 का लगता टोटल, आज
अगर 70,000 का लग रहा है क्योंकि टैक्स रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो हम उसको कितना टैक्स लगाएंगे, सिर्फ 50,000। ये होता है कि भाई 20,000 रुपये का रिलीफ दे दिया। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूँ तो ये करना है। तो अब उस टाइम का टैक्स और आज का टैक्स निकाल लें, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, स्लैब रेट्स दी हुई है हमारे पास। स्लैब रेट यहाँ पे पढ़ने में एक आपको टिपिकल पॉइंट दे दिया उसने, मतलब बता दिया हाँ भाई प्रोफेशनल वाला लेवल है। वो क्या है, उसने कहा 28 मार्च 2023 को 70 ईयर्स, यानी 10-11 में कितना हो रहा है वो देखेंगे। तो 10-11 में स्टूडेंट्स हम ऐसे कंप्यूट करेंगे तो लेस देन 60 जा रहा है, 10 साल से पहले की बात हो रही है ना, तो यानी वो उस टाइम पे नॉर्मल सिटीजन। 11-12 में अगेन 10 ईयर्स से पहले की बात है, नॉर्मल सिटीजन। 12-13 का मतलब कब बात हुई होगी, 10 साल पहले, 2023 है तो 10 साल पहले 2013, तो यानी यहाँ पर इसकी एज जो थी वो 60 ईयर्स हो गई थी। सीनियर सिटीजन का केस है, क्लियर, क्योंकि अलग अलग आपको स्लैब रेट्स दी हुई है कि सीनियर के लिए ये है और नॉर्मल के लिए ये है। तो यानी 11-12 में नॉर्मल सिटीजन देखना है स्लैब रेट, 12-13 में भी नॉर्मल, लेकिन 13-14 में ये सीनियर वाली देखनी है। ओके, नाउ लेट्स डू इट। अब निकालते हैं स्टूडेंट्स टैक्स पेबल बाय मिस्टर हरी। तो पहले दिया हुआ है हमारे पास कि करंट ईयर की सैलरी कितनी है। इस साल की सैलरी वैसे 10,20,000 है। इसमें क्या हमने एरियर्स, अब हम इसमें दो पार्ट बनाएंगे। एक तो कि आज हमें पिछले वाली सैलरी मिल रही है उससे कितना टैक्स बैठ रहा है, पिछली सैलरी ना मिलती तो टैक्स कितना बैठता, ठीक है, हमने क्योंकि डिफरेंस निकालना है। तो इट्स 10,20,000। एरियर कितना मिला है स्टूडेंट, 3,45,000, यानी आफ्टर इंक्लूडिंग द एरियर्स द सैलरी इज 13,65,000। इस पर हम आज के टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंग हम टैक्स निकाल लेंगे, वो रहेगा 2,19,500 एज पर द सीनियर सिटीजन, ठीक है। कैसे कैसे, यानी 3 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख पे 5%, देन 20% वो वाला टैक्स रेट। फिर इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आज कितना लगता है, 4% ऐड कर दिया, तो टोटल पेबल हो गया 2,28,280। अब देखो अगर एरियर्स ना मिलते तो कितना रहता, 10,20,000 पर टैक्स लगाते, ये बन जाता 1,20,640। तो हो गई आज की बात। अब देखेंगे स्टूडेंट, यानी हमने आज कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करा एरियर्स की वजह से, 2,28,280 माइनस 120,640, यानी आज के दिन में हमने 1,07,640 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करे। ओके, इतना तो पता चल गया। अब देखते हैं उस टाइम कितना एक्स्ट्रा पे करना था। तो स्टूडेंट्स दोनों निकालेंगे, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग। इसी तरीके से आप पेपर में गलती मत करना कि बुक में तो एक ही पेज पे दिया हुआ था हम बनाएंगे, नहीं बनता, पेपर में इतना स्पेस नहीं होता, फिर वो घिचपिच वाली बात होती है। अलग अलग लेना, 11-12 का, 12-13 का, 13-14 का, ठीक है। अब पहले 11-12 का देखते हैं। टैक्सेबल सैलरी उस टाइम थी 7,10,710 एक्सक्लूडिंग। इसमें एरियाज इंक्लूड करते तो 1,03,000 करके 8,13,000 आ जाता। इसके टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स बनता 97,900, इस पर 76,000 उसने दिया हुआ है भाई 3% का सेस ऐड करना, 2% एजुकेशन, 1% का अलग सेस। तो उस टाइम टैक्स पे करते तो 1,08,37 पे करते, जबकि हमने किया 78,280, ठीक है। यानी कितना कम किया यहाँ पर, अगर तब पे करते तो 1,00,837 पे करते, जबकि पे किया 78,280, यानी 22,557 कम पे करा। सिमिलरली 12-13 के लिए निकाल लेंगे, तो यहाँ हमने कितना कम पे करा, 138,638 माइनस 102,485। इस क्वेश्चन को एक बार खुद भी करके देख लें, इतना एक्सपेक्टेड है ये एग्जामिनेशन में इस बार, 36,153। एंड इन द केस ऑफ 13-14 उसने कितना कम पे करा, तो स्टूडेंट्स इस केस में द पर्सन सीनियर सिटीजन, उसकी स्लैब रेट लगाई है 151,925 माइनस पे किया था 118,450, तो उसने कम पे करा 33,475। यानी अगर मैं टोटल लगा लूँ तो कितना कम पे करा है, 22,557 प्लस 36,153 प्लस 33,475, दैट इज़ 92,185। अब वो कह रहा है देखो मैं ना मैक्सिमम इतना ही टैक्स आज एक्स्ट्रा पे करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं, जबकि वो कर कितना रहा है 1,07,650। तो 1,07,650 में से इसको माइनस कर दो, तो यानी स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि देखो 1,07,650 जो मैं आज पे कर रहा हूँ, 640 जो आज पे कर रहा हूँ, मैं वो नहीं करूँगा, कितना मैक्स टू मैक्स मैं पे करूँगा, जितना मुझे यहाँ एक्स्ट्रा पे करना चाहिए था 92,185।
तो बैलेंस उसका क्या हो गया 15,455 इज द रिलीफ अंडर सेक्शन 89। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब रिलीफ पता चल गया, नेक्स्ट रिलीफ के बाद टैक्स पे कितना पकड़ना है, क्वेश्चन में पूछा है। अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बस यार रिलीफ निकाल दिया क्वेश्चन हो गया। नहीं स्टूडेंट्स, पूरा पढ़ लो, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। उसने सेकेंड पार्ट भी पूछा है टैक्स पेबल, इजी से पार्ट के भी वो 4 मार्क्स देता है आपको, तो पढ़ लिया करो इसको, ठीक है। कितना टैक्स पे करना है स्टूडेंट्स, इसका मतलब उसने देखो उसका टैक्स बन रहा था 2,28,280, रिलीफ माइनस कर दो तो टैक्स जो उसको अब पे करना है दैट इज 2,12,825। हेल्थ एंड एजुकेशन सेसेस ऑल इंक्लूडेड, ठीक है। तो दोबारा इंक्लूड नहीं करना, इस क्वेश्चन को खुद करके भी देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। सो क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट्स, मिस्टर नीरज जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मिस्टर नीरज जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय है, उसने आपको कुछ अपनी डिटेल्स दे दी हैं, जरा उसकी हेल्प कर देते हैं। बेसिक सैलरी 5,40,000, DA 3,60,000, कमीशन दी हुई है। अब कमीशन इज नॉट ऑन द परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, नॉर्मल फिक्स्ड कमीशन है, ध्यान रखना 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस 7,500, मेडिकल एक्सपेंस जो कि एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स करा 21,000, यानी अगेन इट इज अ परक्यूजिट, टैक्सेबल परक्यूजिट। प्रोफेशन टैक्स कितना एम्प्लॉयर ने पे करा 50%, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो कि अगेन एम्प्लॉयर ने पे करा। आप स्टूडेंट्स इसमें ना 2 बातें आती हैं हेल्थ इंश्योरेंस के केस में, ध्यान रखना। अगर तो IRDA अप्रूव्ड होता ये, तो एम्प्लॉयर उसके लिए पे करता, वो फुली एग्जाम्प्ट हो जाता। अगर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूव किया होता, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा तो इट इज़ फुली टैक्सेबल परक्यूजिट। क्लियर। गिफ्ट वाउचर एम्प्लॉयर ने दिया 12,000 का, हमें पता है 5,000 से ऊपर का दिया तो भी टैक्स लगेगा, पूरे पे टैक्स लगाएंगे हम, ऑल्टरनेटिव व्यू नहीं देखेंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नीरज का पे करा एम्प्लॉयर ने 34,000 का। लैपटॉप प्रोवाइड करा फॉर यूज एट होम, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैपटॉप टू एम्प्लॉयर कितनी पड़ रही है 30,000, और उसके जो एसएससी के चिल्ड्रन हैं वो भी उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर कंपनी के पास एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार है जिसकी इंजन क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर है, मोर देन 1.6 लीटर, यानी ये बड़े वाली गाड़ी है। हाँ, अब उसने कहा एसएससी को दी है, ऑफिशियल और पर्सनल यूज़ दोनों के लिए है, ड्राइवर नहीं दिया, सारे खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है। इस केस में मैंने क्या बताया था, एक तो खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, साथ के साथ वो दोनों यूज़ कर रहा है, तो यानी 2400 पर मंथ वाली बात। क्लियर। एनुअल क्रेडिट का फी जो उसके एम्प्लॉयर ने पे करी है, क्रेडिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, यानी भाई टैक्स लगाएंगे 5,000 रुपये का। ये RTP नवंबर 20 का क्वेश्चन, आइए देखते हैं। बेसिक सैलरी 540, DA 360, DA के बारे में कुछ नहीं दिया, दैट इट इज़ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सो इट इज़ नॉट ए DP। कमीशन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है। मेडिकल एक्सपेंस फुली टैक्सेबल रहता है, क्योंकि इसको ये एक तरीके से इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया पर के। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने कितना पे करा है, एम्प्लॉयर ने ना उसको 2,000 रुपये पे करा। अब जितना एम्प्लॉयर ने पे करा है, ये ना एम्प्लॉय की खुद की ऑब्लिगेशन होती है कि मैं पे करूँ, एम्प्लॉयर ने पे करा है यानी उसको एडिशनल बेनिफिट दिया तो 2,000 रुपये टैक्स लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया, IRDA ने किया होता तो एग्जाम्प्टेड होता स्टूडेंट्स यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर हाँ एक बात और आती है यहाँ पे, इन द केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, सो जस्ट वेट, यहाँ पे देखो हमारे पास ना सजेस्टेड आंसर्स में क्या दिया हुआ है, दीज ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द सजेस्टेड आंसर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। उन्होंने ये माना कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस है तो IRDA अप्रूव्ड ही होगा, ठीक है। तो कहीं कुछ अजम्पशन देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिकली पता चल गया। वैसे भी जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम्स होते हैं वो आज की डेट में IRDA अप्रूव्ड ही होते हैं, उनके बिना कोई करवा ही नहीं सकता, ठीक है। तो अजम्पशन भी नहीं देना, बेसिकली फिर इसकी वैल्यू जो है वो नील आ जाएगी। ओके मैम, अजम्पशन देने की ज़रूरत है नहीं, अगर वो एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली लिखता है भाई IRDA अप्रूव्ड है ही नहीं तो बात अलग है, अदरवाइज कुछ नहीं लिखना, डायरेक्टली लिख देना कि पक की वैल्यू नील आ रही है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बात करी यहाँ पर, इसको प्लीज़ नोट कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि सजेस्टेड में थोड़ा चेंज हो गया अभी। अच्छा, अब बात आ गई, हमने कर लिया, फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा था। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दैट इज एग्जाम्प्टेड पर्क, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो टैक्सेबल पर्क होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस करवाना वैसे एसएससी की खुद की जिम्मेवारी होती है, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयर ने करवाया है, सो दैट विल बी अ टैक्सेबल परक्यूजिट। इस पर लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। फिर उसको लैपटॉप प्रोवाइड किया था स्टूडेंट्स, लैपटॉप प्रोवाइड किया, घर पर जाकर यूज़ कर लेना, एग्जाम्प्टेड पर्क पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। अच्छा,
फिर मोटर कार। अब देखो मोटर कार प्रोवाइड करने में मैंने आपको बताया था कि अब उसने प्रोफेशनल ऑफिशियल पर्पस पर्सनल पर्पस दोनों के लिए यूज़ किया और बड़े वाली गाड़ी है यानी 1.6 सीसी से ज़्यादा वाली गाड़ी है तो उसके केस में 2400 रुपये पर मंथ। ओके, सो दैट विल बी 28,800। एनुअल क्रेडिट कार्ड फी है, किसी की भी क्रेडिट कार्ड फी है वो खुद ही तो पे करेगा, अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ ही नहीं है तो 5,000 रुपये टैक्सेबल। ग्रॉस सैलरी आ गई 10,60,300। अब आती हैं डिडक्शंस की बारी। पहली डिडक्शन 50,000 की फ्लैट डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16। याद रखना सेक्शन 16 मैम ये क्यों लिखा है, लोअर ऑफ ग्रॉस सैलरी एंड 50,000 इन केस मान लो ग्रॉस सैलरी 49,000 बनती तो क्या 50,000 की डिडक्शन देते, नहीं ना, फिर तो 49 होता। सो दैट्स वाई द केसेस। ठीक है, लिखो ना लिखो समझना इसमें ज़रूरी है आपके लिए। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस, स्टूडेंट्स एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है, अब वो बात आई यहाँ पर कि इसको डिडक्शन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। सो देखो पहले चेक करेंगे क्या मिस्टर नीरज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सो नहीं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, कहीं नहीं दिया कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो क्या उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब नील यानी डिडक्शन माइनस नहीं करा, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो मिलती। तो यहाँ पर आपको लिख कर बताना है, एग्जामिनर से मार्क्स लेने हैं हमने कि डिडक्शन अलाउेबल इसलिए नहीं है क्योंकि मिस्टर नीरज इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फिर जो प्रोफेशनल टैक्स पे किया, खुद करा, एम्प्लॉय ने करा, एम्प्लॉयर ने करा, किसी ने करा, प्रोफेशनल टैक्स पे करा ना, तो डिडक्शन मिलेगी 4,000 रुपीज़ की। ठीक है, 2,000 रुपये टैक्स भी लगा था इस पर, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयर ने पे कर दिया था तो पर्क में ऐड हो गया, बट डिडक्शन कंप्लीट की 4,000 रुपये की प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिल गई। क्वेश्चन डन, चलो ठीक है, वेरी गुड। सो एज वी हैव कवर्ड प्रोफेशनल टैक्स के केस में जितने भी उसने पे करा है ऑल इज अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, अब अच्छा हाँ स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो क्या, एक क्वेश्चन है जो कि बाला वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का पार्ट है, वो क्वेश्चन पूरा का पूरा मैंने एक अलग वीडियो बनाई है आपके लिए 10 मिनट्स की, वो भी कर लेना। साथ के साथ सैलरी वाले एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और है जो ना पता है आप सोचोगे भी नहीं, अरे सैलरी में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बट यस दैट इज एक्सपेक्टेड, तो वो एक क्वेश्चन की और वीडियो आपको मिलेगी। तो यानी सैलरी के केस में आपके पास 2 अलग सेपरेट वीडियोस भी हैं। ठीक है, आपको इसी प्लेलिस्ट में वो मिल जाएंगी, तो एक बार आप सर्च कर लेना, नहीं मिली तो यस यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, और ये सारे लिंक्स जो हैं वो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, ओके चलो ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर राजा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पहला, रिटायरमेंट हुई 31 दिसंबर 2022 एट द एज ऑफ 60 आफ्टर पुटिंग इन 25 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। ठीक है, उसको सैलरी मिल रही है 25,000 रुपये पर मंथ की, HRA मिल रहा है 6,000 पर मंथ का, उसने रेंट पे करा 6,500 पर मंथ का। अब हमें पता है HRA की डिडक्शन क्या होती है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शेल बी एग्जाम्प्टेड। कहाँ काम कर रहा है वो, दिल्ली में कर रहा है, तो पहला तो लिखते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट उसको रिसीव हो रहा है HRA का 6,000 पर मंथ। कब वो रिटायर हो गया, 31 दिसंबर को, यानी 12 मंथ में से 9 मंथ्स का उसको मिला HRA। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर हम बात करते हैं, फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पे करा, 65,000 पर मंथ, अगेन दैट इज फॉर द 9 मंथ्स, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या लेते थे हम, बेसिक, DA इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन, और कुछ दिया नहीं है तो उसकी बेसिक सैलरी यहाँ पर ले लो। क्लियर, फिर हमारे पास क्योंकि वो दिल्ली में है तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई 50% ऑफ सैलरी। क्लियर, बेसिक सैलरी इसलिए ली क्योंकि DA इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वो नहीं दिया, अदरवाइज तीनों लेते। क्लियर, चलिए ठीक है, HRA का पार्ट हो गया, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स इसमें से हमारे पास लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शेल बी एग्जाम्प्टेड, सबसे कम कौन सा आ रहा है, सबसे कम आ रहा है 36,000, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस शेल बी टैक्सेबल, 18,000 टैक्सेबल हो गया, 54 में से 36,000 की एग्जाम्पशन। फिर आता है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी अब उसको कितने टाइम की मिली है, हमें ये चेक करना है भाई ग्रेचुटी के केस में वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर है या नहीं है, पूरी बात उस पर, वो 15/26 एंड 15/30 डिपेंड करेगा। तो उसने कहा कि यहाँ पर ही वॉज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, यानी 15/26 वाला चलना है। कितनी ग्रेचुटी मिली, 3.5 लाख रुपए। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शेल बी एग्जाम्प्टेड, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव या फिर 15/26 मल्टीप्लाई बाय जो सैलरी उसको मिल रही थी 25,000 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब बात आई मैम किससे मल्टीप्लाई करें, कितने टाइम काम किया उसने, 25 ईयर्स 9 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स,
तो 26 ईयर्स ले लेंगे, ठीक है, मतलब उसको पूरा साल कंप्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 26, तो ये आ गया 3,75,000। थर्ड में हमने क्या बात करी थी, नोटिफाइड लिमिट विच इज़ 20 लाख, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कितना आ गया, 3.5 लाख रुपए, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, नील यहाँ पे टैक्सेबल है। फिर बात आई लीव एनकैशमेंट की, सो लीव एनकैशमेंट भी अभी मैंने आपको करवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स दैट इज़ अबाउट द पेंशन, पेंशन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ इसी लेक्चर में, और गिफ्ट वाला भी करवा चुकी हूँ, तो आई होप अभी पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इन तीनों पार्ट्स को एक बार करके देख लो, साथ के साथ आई हैव प्रोवाइडेड यू द आंसर इन दिस शीट ऑल्सो, कि कोई डाउट आया, कोई क्वेरी आई, सो यू कैन आस्क मी। ध्यान रखना ग्रॉस सैलरी में हमेशा वो देगा नहीं, बट यू हैव टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000। ओके, सो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कितनी हेल्पफुल रह रही है ये वीडियोस। आप ध्यान रखना सैलरी के 2 पार्ट्स और हैं, एक एक क्वेश्चन वाले, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करने हैं, ठीक है। एंड येस, वी आर गोइंग टू कवर आर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनकम टैक्स इन द 10 पार्ट्स ओनली। सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, स्टे ट्यून टू द चैनल, अपने फ्रेंड्स को बता दो, एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।